वेलकम स्टूडेंट। देखो भारत स्किल एमसीक्यू सीरीज़ का ये छठा लेक्चर होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो टेट थ्योरी की क्लास है ये लास्ट होगी एमसीक्यूज़ की। सारे एमसीक्यूज़ जो है ना इन 6 क्लास में इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये 6 वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन्हीं को आप बार बार देखना, आपको इन वाले क्वेश्चनों को रट लेना है, इन्हीं में से आना है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो होगी इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो 150 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 151 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसका जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक, वो कौन सा वाला है। देखो ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है उसका मेन एप्लीकेशन क्या है। तो आपने कहाँ देखा, देखो टेलीविज़न वगैरह को चलाने के लिए हम क्या करते थे, स्टेबलाइजर का प्रयोग करते थे, ओके, टेलीविज़न में। तो इसका 151 का सी। 152 नंबर का देखिए कि विच इज़ द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर। बताओ इन्वर्टर का फंक्शन क्या होता है, सबको पता है इसका तो आंसर क्या होता है, इसका कन्वर्ट करना होता है डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में, ओके। 153 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इन इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर जो आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का जो पर्पस है वो क्या होता है। तो उसका पर्पस होता है स्टेप अप एसी फ्रॉम एम्पलीफायर। मतलब कि एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करे, ठीक है। मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं, स्टेप अप कर दे, ओके। अब 154 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। मतलब ये है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या आता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ऑटोमेटिक स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ठीक है, इस वजह से 154 का ए आंसर। 155 नंबर देखिए, 155 नंबर में कहा कि विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वर्क। मतलब क्या है कि कांस्टेंट वोल्टेज जो है ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। वो करता है फेरो रेजोनेंस प्रिंसिपल पर। किस पे, फेरो रेजोनेंस प्रिंसिपल पे। इसको ध्यान रखना आप। 155 का सी आंसर। 155 देखो ये मैंने करवा दिया अभी। 156 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड एंड सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब ये है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में के अंदर कि किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा होता है, ये होता है टोरिडियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। 157 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब ये जो चित्र दिखा रखा है किस प्रकार के वोल्टेज स्टेबलाइजर का चित्र है, ठीक है। ये होता है, ये जो है ना, ये हमारे स्विच होता है हैंड ऑपरेटेड। इसे हम ऊपर नीचे करके टेपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ को क्या मैनुअली कर सकते हैं, तो क्यों ना मैनुअली स्टेट वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा। 157 का सी आंसर। अब देखो 158 क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के शॉर्ट सर्किट दोष को जांच करने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। तो वो करते हैं मल्टीमीटर। ज़्यादातर प्रयोग किसका करते हैं, मल्टीमीटर का ही। 159 के वाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेज इन ए सिंपल इन्वर्टर। मतलब सिंपल इन्वर्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज कौन सी होती है, क्या है। तो वो होती है, देखो ये वाली, ध्यान रखना, ऑसिलेटर्स होते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर्स होते हैं एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर क्या स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, ठीक है। वो भी आउटपुट वोल्टेज को उसी प्रकार से हमें देता है जो हमें चाहिए, ठीक है। ज़्यादा चाहिए तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करते हैं, कम चाहिए तो स्टेप डाउन, ओके। 159 का डी आंसर। अब देखो 160 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज। मतलब कि इन्वर्टर के अंदर हम क्या करते हैं, स्क्वायर वेव देते हैं। अब देखो स्क्वायर वेव कैसी होती है, इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से ये स्क्वायर वेव होती है। तो ये वेव देने का हमारा पर्पस क्या होता है। तो देखो ये क्या कहते हैं, जनरली लाइटिंग पर्पस के लिए इसको दिया था, सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए, ओके। अब देखो 161 नंबर देखिए, हाउ द बैकअप टाइम ऑफ
यूपीएस कैन बी इंक्रीज, मतलब कि बैकअप टाइम जो है वो किस प्रकार से हम उसका इंक्रीज कर सकते हैं। तो सीधी सी बात क्या है, देखो बैकअप टाइम का मतलब है कि जब लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर है कोई भी चीज़ जो हम यूपीएस से चला रहे हैं तो वो यूपीएस से चल सके। सी अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। ओके, तो हम क्या करते हैं उसकी टाइमिंग को बैटरी देखते हैं कि कितने एम्पियर आवर की है, तो जितनी ज़्यादा उसकी इंक्रीज होगी एम्पियर आवर उतनी ही ज़्यादा वो हम उसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब 161 का बी आंसर। अब 162 देखिए, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन सेकेंडरी सेल कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब ये है कि जो सेकेंडरी सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल के अंदर कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। देखो कठोर सल्फेट दोष का मतलब क्या होता है, ये पहली बात आप ये जान लो कि ये होता कैसे है। देखो कठोर सल्फेट दोष जो है ना इस प्रकार का होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होता है जैसे H2SO4 है, यदि हम उसको चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करते हैं, ज़्यादा समय तक ऐसे रखते हैं ना, तो प्लेटों के ऊपर क्या चढ़ जाता है, ये सल्फेट चढ़ जाता है व्हाइट रंग का, क्या व्हाइट रंग का सल्फेट चढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फेटीकरण कहते हैं, कठोर सल्फेट उसे कहते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो क्या करते हैं, देखो प्रोवाइड करते हैं हम ट्रिकल चार्जिंग। इसका मतलब देखो ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, धीरे धीरे से, बहुत धीरे धीरे से क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं हम। देखो ये जो चीज़ है ना ट्रिकल चार्जिंग, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, लेड एसिड बैटरी के, या फिर बैटरी चैप्टर मैंने BEE के सीरीज है उसमें मैंने पढ़ा दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। देखो आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो जितने भी मेथड्स है चार्जिंग के वो सब मैंने बता रखे हैं। 162 का ए आंसर है। अब देखो 163 नंबर, देखो विच पार्ट इन यूपीएस से सप्लाईज कंटिन्यूज आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज फेलियर। इसका मतलब यह है कि इनपुट पे सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज है सी उसको कंटिन्यूस हम क्या है देने लग जाए। यूपीएस ऐसा कौन सा पार्ट हो जाता, यूपीएस के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो सप्लाई को कंटिन्यू देने लगता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो बैटरी तो होती है, वो बैटरी उसके बाद क्या इन्वर्टर सर्किट लगा होता है, इन्वर्टर सर्किट, ठीक है, वो क्या करता है भाई, डीसी को एसी में देता है, तो वो चीज़ सब यूनिट सिस्टम लगे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें आउटपुट में मिलती है, बिजली भाग जाने पर भी हमें यूपीएस क्या था, एसी देने लगता है। ओके, अब 163 का ए आंसर था। 164 देखिए आप, देखो व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑन द सेल, द करंट स्ट्रेंथ फॉल एंड बिकम जीरो। इसका मतलब ये है कि जब हम लोड सेल पर क्या करते हैं, लोड डालते हैं, फिर ज़्यादा लोड कर देते हैं, तो उस समय क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हमें देखने को मिलता है कि हमारी करंट क्या है, धीरे धीरे कम होने लगती है और एक समय पे क्या होता है, जीरो हो जाती है। तो ऐसा सब इफेक्ट जो है वो क्यों देखने को मिलता है, तो वो पोलराइजेशन के कारण मिलता है, क्या ध्रुवीकरण के कारण मिलता है। ओके, अब देखो 165 नंबर के व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम इन यूपीएस, मतलब कि लो बैकअप टाइम का यूपीएस के अंदर क्या कारण है, जिससे कि इसका मतलब सीधे सीधा यह है कि हम कम समय तक यूज कर पा रहे हैं उसको, ज़्यादा समय तक नहीं, तो क्या कारण हो सकता है। सीधी सी बात, एम्पियर हावर कैपेसिटी मैंने पढ़ा रखी है, आप चाहो तो BEE का जो लेक्चर है BEE में देखना, बैटरी चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, उसके अंदर एम्पियर हावर एफिशिएंसी या फिर कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी देख लेना। तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझ जाओगे, जहाँ पे एम्पियर हावर लिखा है उसे क्या क्या है, मतलब ये चीज़ सब चीज़ समझ जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो 165 का क्या है, डी आंसर है। अब देखो 166 नंबर के विच इज द कोज, मतलब क्या कारण है, कौन सा कारण है फॉर द फॉल्ट इफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ यूपीएस इज हायर देन द नॉर्मल वोल्टेज, मतलब नॉर्मल वोल्टेज से यूपीएस की वोल्टेज जो है ना वो हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसका क्या कारण है, तो उसका क्या कारण है। देखो एक बार उन्हें पढ़ देता हूँ। देखो 166 का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच इज द कोज फॉर द फॉल्ट, मतलब कि ऐसा फॉल्ट कौन सा है जिसके कारण क्या आउटपुट वोल्टेज जो है यूपीएस की वो एक नॉर्मल वोल्टेज से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा कौन सा कारण है। तो देखो वो कारण है फीडबैक सिस्टम का, क्या होता है, डिफेक्टिव फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, हमें क्या आउटपुट को बहुत ही सेंसिटिव तौर पे लेना है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, तो हम फीडबैक सर्किट का प्रयोग करते हैं। ओके, ध्यान रखना। अब देखो 166 का जो आंसर है बी है। इस चीज़ को फीडबैक सिस्टम जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखना 166 का बी आंसर है। देखो
167 क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रिपिंग द यूपीएस विद फुल लोड, मतलब फुल लोड पर जो यूपीएस है वो क्या ट्रिप हो जाता है, तो क्या कारण होता है, तो उसका कारण होता है इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। ध्यान रखना, इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। अब देखिए 168 नंबर का क्वेश्चन के विच फ्यूल इज अवेलेबल इन प्लैनेट इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन, मतलब क्या है कि बिजली घर जो होते हैं पावर जनरेशन करने वाले होते हैं, भारत के अंदर कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, तो वो कौन सा ईंधन है, देखो कोयला एक ऐसा ईंधन है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, 169 आप इसको देखिए कि विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन, मतलब है पारंपरिक बिजली स्रोत क्या है, देखो एक तो परंपरागत होते हैं, एक परंपरागत। ठीक है, परंपरागत चलते रहते हैं, अपरंपरागत जो कि खत्म हो जाते हैं एक समय के बाद, तो ये चीज ध्यान रखना। विच इज द कन्वेंशनल, देखो कन्वेंशनल क्या होते हैं, जो खर्च होने वाले होते हैं, हम यूज कर रहे हैं और वो खर्च हो जा रहा है, तो ऐसा कौन सा होता है, देखो थर्मल पावर प्लांट ऐसा है, हम यूज करते आते हैं, चीजें क्या खत्म होने लगती है, जैसे टिंडल है वो खत्म नहीं होता, विंड पावर है वो कभी खत्म नहीं होती, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती है, तो एक यही बची है थर्मल पावर जो समय के साथ क्या होते हैं खपत होने लगते हैं। कोयला भी, तो कोयले को कह लें हम, कोयला भी क्या है एक तरह से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होती है वो भी, ठीक है, क्योंकि हम उसे जलाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, 169 का डी आंसर। 170 देखिए कि विच मटेरियल इज यूज्ड इन ए सोलर सेल, मतलब सोलर सेल के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कि जहां पर भी सोलर सेल्स वगैरह का प्रयोग हो तो वो सब किसी सिलिकॉन मटेरियल से बनते हैं या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, तो इन तीनों मटेरियल के अंदर क्या है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, तो आप ए पे आंसर लगाओगे, 170 का ए आंसर। अब देखो 171 के व्हाट इज द नेम ऑफ द एटॉमिक मटेरियल, मतलब कि क्या है, उस एटॉमिक मटेरियल का नाम क्या है जो न्यूक्लियर फिजन पावर स्टेशन जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, उसमें न्यूक्लियर फिजन में काम आता है, वो मटेरियल का आपको नाम बताना है। तो मटेरियल कौन सा था, थोरियम होता है, कौन सा, TH, इसको कहते हैं TH, थोरियम। ठीक है, थोरियम होता है, ध्यान रखना है। 171 का बी आंसर। अब देखो 172 नंबर का क्वेश्चन देखा, 172 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टिक सेल, मतलब फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पहुंच गया है तो सिलिकॉन मटेरियल है। ठीक है, तो 173 देखिए आप कि विच इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होने वाले एनर्जी सोर्स है वो कौन से होते हैं, तो देखो इसके अंदर कौन से हैं, देखो विंड एक ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, पानी खत्म हो सकता है, स्टीम वो भी खत्म हो सकती है, डीजल पेट्रोल वगैरह सब क्या क्रूड हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हवा कभी खत्म नहीं होने की, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, 174 नंबर देखिए कि विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का नेचुरल सोर्स कौन सा है, तो इसमें से अब देखिए सब चीज, ये जो सूरज है ना, सन, वो एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, इससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, कन्वेंशनल तो नहीं होगी, नॉन कन्वेंशनल होगी, कौन सी, नॉन कन्वेंशनल, जो कि खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, ध्यान रखना, 174 का ए आंसर। 175 देखिए आप, ये जो चित्र दिखा रखा है इसमें कह रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, तो देखो इसका नाम होता है सर्ज टैंक, मतलब कि यहाँ पर जो है ना ये सर्ज टैंक, ये क्या है, ये पेनिस्टॉक लगा हुआ है, पेनिस्टॉक के अंदर जो है ना ये जो पानी है, पानी का स्तर होता है, ये इस प्रकार से अंदर जाता है, और ये जो लगा हुआ है ये यहाँ वाला सिस्टम, इसके अंदर लगा होता है जनरेटर, जिससे हमारा क्या होता है, विद्युत जनरेट होती है। ठीक है, पेनिस्टॉक से क्या होता है कि जो जनरेटर की टरबाइन है उससे टकराता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि इसके अंदर जो पानी जा रहा है उसकी स्पीड को कम करना, या फिर इसकी स्पीड को कम करने का मतलब यह है कि वाइब्रेशन होने लगता है इसके अंदर, तो उन सब चीज को क्या कहता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सर्ज टैंक, आप नाम से भी दिख रहा होगा, सर्ज माने क्या होता है, जो वेव्स होती हैं, और टैंक माने एक ऐसा टैंक जो वेव को रोकता हो। ठीक है, 175 का बी आंसर। देखो 176 विच इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब कि इनमें से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन सा है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो कि कभी खर्च ना हो, हम जितना भी प्रयोग करें ठीक है, प्रयोग करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्च नहीं होगा वो, तो ऐसा कौन सा है, देखो रेज है, कौन सी, सन रेज, जब तक सन है तब तक ये है, वो सन कभी खत्म नहीं होने वाला। 176 का बी आंसर। ठीक है, अब देखिए 177 क्या कह रहा है
कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। सीधी सी बात बताओ, नॉन कन्वेंशनल जो पावर जनरेशन है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होगा? मेन डिसएडवांटेज आपको बताना है। तो क्या होगा? देखो पुअर एफिशिएंसी, इसकी क्या है? एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बस यही इनका मेन डिसएडवांटेज है। 178 देखो, विच पावर जनरेशन रिक्वायर्ड हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी उसमें चाहिए होगा, तो वो क्या हो सकता है? देखो न्यूक्लियर, क्या होता है? न्यूक्लियर पावर जनरेशन एक ऐसा होगा जहाँ पे क्या होता है? विच पावर जनरेशन रिक्वायर्ड हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब कि जो पानी हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसे शुद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रीटमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके, 178 होता है। 179 देखिए, विच डिवाइस सेंस द वाइंड स्पीड इन ए विंड पावर जनरेशन, मतलब कि विंड पावर जनरेशन के अंदर विंड की जो स्पीड है उसको सेंस करने के लिए कौन सा जो युक्ति है, कौन सी सेंसिंग डिवाइस है, वो आपको बतानी है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है टरबाइन कंट्रोलर। क्या होती है? टरबाइन कंट्रोलर। देखो 180 के विच टरबाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड्स इन ए हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर जो हाई हेड है उसके अंदर जो टरबाइन हम प्रयोग करेंगे वो कौन सी करेंगे? तो आप इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है आपका 100% आएगा। देखो ये तो 100% आपको मिलेगा, ध्यान रखना, जिसपे मैंने कह दिया 100% वो मिलेगा जरूर आपको। 180 का देखो इंपल्स टरबाइन, ये आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना आप इसके अंदर। देखो हाई हेड है और क्या हाइड्रो पावर प्लांट है, उसके अंदर जो टरबाइन होगी वो इंपल्स टरबाइन होगी। 181 देखिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेनिस्टॉक इन हाइड्रो पावर जनरेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन। देखो पेनिस्टॉक का अभी मैंने बताया था, एक तो सर्ज टैंक मैंने बताया था आपको। सर्ज टैंक क्या करता है? सर्जों को खत्म करता है। पेनिस्टॉक क्या होता है? जो को पानी को ले जाने का काम करता है। क्या करता है? कैरी द वाटर टू द टर्बाइंस, टर्बाइन की ओर पानी को ले जाने का काम करता है। ओके, बी आंसर। 182 देखिए कि विच इज द पर्पज ऑफ बॉयलर इन ए स्टीम पावर जनरेशन, मतलब स्टीम पावर जनरेशन के अंदर जो बॉयलर होता है, बॉयलर भट्टी, उसका क्या काम होता है? तो उसका काम होता है कन्वर्ट करने का वाटर को स्टीम में। ठीक है ना, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम होता है। 183 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर एफिशिएंट, मतलब कि किस प्रकार का पावर प्लांट जो है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है? वो एक ही होता है, देखो हाइड्रो पावर प्लांट। इसके अंदर कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं लगती, इसके अंदर कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं लगती, बाकी सब में रनिंग कॉस्ट लगती है। लेकिन एक पावर स्टेशन ऐसा है, पावर जनरेशन ऐसा स्टेशन है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन, जिसमें कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं लगती, बहुत मिनिमम लगती है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है बस इसके अंदर, या फिर जो इनिशियली है या फिर जो स्टेशंस बनाते हैं वहां पर खर्चा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप ही पानी आएगा, टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिक जनरेट होने लग जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। 183 का सी आंसर। देखो 184 नंबर का क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज्ड एज कंट्रोल रोड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसका मतलब ये है, देखो कंट्रोल रोड किस मटेरियल की बनी होगी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। कंट्रोल जो रोड है वो क्या करती है, वो जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है, सीधी सी बात। तो उसमें किसकी बनी होगी? वो कैडमियम की बनी होगी। किसकी? कैडमियम की। ये चीज ध्यान रखना आप। 184 का सी आंसर होगा। ठीक है, 185 नंबर देखिए कि विच इज द नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। पावर जनरेशन आपको बताना है नॉन कन्वेंशनल वाला, तो वो कौन सा है? वो है विंड, जो खत्म नहीं होगा। 186 के विच इज द रिड्यूस ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास को कैसे, मतलब जैव मास जो होता है अवशेष कौन सा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है। एक बार और देखिए आप 186 का, ये कह रहा है कि जैव द्रव्यमान मतलब कि बायोमास एनर्जी आपने सुनी होगी। ठीक है, बायोमास एनर्जी का जो अवशेष है वो कौन सा है? तो इसमें अवशेष कौन सा है? ये है घोल, स्लरी। इसका मतलब आप समझ रहे हो। देखो ये है जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो घरों की सब्जी वगैरह होती हैं, छिलके वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं हम, उसके अंदर
थोड़ा सा एसिड वगैरह डालते हैं, फिर कुछ भी नहीं डाले तो उसके अंदर पानी डाल के उसे ऐसे छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर एसिड वगैरह बनने लगती है, गैस निकलती है, मीथेन, CH3, CH4, ये सब गैस निकलती हैं, ठीक है, मीथेन गैस निकलती है। तो ये बायोमास की सबसे इंपॉर्टेंट गैस होने वाली है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है कि स्लरी बनती है, घोल की स्लरी जिसे कहते हैं, उसी में से गैस निकलती है, उसी को हम क्या करते हैं, अपने एनर्जी को एज ए हीट में या फिर फ्लेम के रूप में यूज करने में उसमें प्रयोग कर सकते हैं इस वाली गैसों को, ठीक है। तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि अवशेष कौन सा है, तो इसमें स्लरी एक ऐसा अवशेष है जिससे हम गैस वगैरह निकालते हैं। 186 का ए आंसर। अब 187 देखिए आप कि विच इज द मेन कंसिस्टेंस ऑफ बायोमास, मतलब कि इसके अंदर मेन कंसिस्टेंट मतलब बायोमास के अंदर मेन जो कंटेंट है वो कौन सा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मीथेन गैस बताई थी, CH4, ठीक है, ये है। तो 187 का बी आंसर। 188 देखिए कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन सोलर प्लांट, मतलब सोलर पैनल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, आपको ये बताना है। तो आप इसको कैसे बताओगे, बताओ। ये होती है, सनलाइट पहले स्ट्राइक करती है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल पर, और वो फोटोवोल्टिक सेल करता है एनर्जी को बैटरीज वगैरह में स्टोर करने लगता है। 186 का डी आंसर। 189 क्या कर रहा है, कहते व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। इसका मतलब ये है कि स्टीम पावर स्टेशन में जो एयर प्री हीटर होता है उसका क्या कार्य होता है। देखो जो एयर प्री हीटर है ना, वो क्या करता है, एयर को हॉट मतलब गर्म करने का काम करता है, जिससे कि सुपर हीटर में उसे दे सके, मतलब सप्लाई हॉट एयर टू द सुपर हीटर। ओके, सी आंसर। 90 नंबर, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट की जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है कि वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज, कचरे का निपटान करने में बहुत कठिनाई पड़ती है इसका, ठीक है, सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है। 190 का ए। 191 नंबर देखिए कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ इकोनोमाइजर इन ए स्टीम पावर प्लांट, मतलब स्टीम पावर प्लांट के अंदर एक इकोनोमाइजर अरेंजमेंट होता है, तो इस इकोनोमाइजर का प्रयोग जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है। देखो इसका फंक्शंस होता है, यहाँ सी ऑप्शन पढ़ो, देखो हीट्स को क्या करता है, फीड करता है, फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेज, मतलब जो फ्लू गैसेज है गर्म, उनके द्वारा क्या करता है, जो फीड वाटर होता है उसको क्या करता है, हीट अप करता है। ध्यान रखना, इकोनोमाइजर का प्रयोग क्या है, जो फ्लू गैसेज है उनके द्वारा क्या था, फीड वाटर को गर्म करना होता है, ठीक है। 192, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, मतलब कि नॉन कन्वेंशनल जो पावर जनरेशन का एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज आप बता सकते हो, देखो आप डी ऑप्शन देखो क्या कर रहा है, क्या रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। 193 नंबर के व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ चार्ज कंट्रोल इन ए बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइड्रो पावर जनरेशन। इसका मतलब है बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोल का क्या कार्य है। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य होता है प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, दो बैटरी को ओवर चार्ज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 194 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैराज इन ए टिंडल पावर स्टेशन। जो टिंडल पावर स्टेशन में बैराज जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है, देखो बैराज का, कि टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ ए गुल्फ, मतलब खिड़की के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। 194 का सी आंसर। 195 देखिए, इसमें कह रहा है कि विच कंपोनेंट इन ए स्टीम पावर प्लांट इज यूज्ड टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैसेज। आप समझ रहे हो ना, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, तो वो इकोनोमाइजर ही होता है जो क्या करता है, फीड वाटर जो है उसको गर्म करके देने को सुपर हीटर में प्री हीटर में देने का काम करता है, ठीक है। 195 का बी आंसर। 196 देखिए, देखो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की फुल फॉर्म तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ही है, लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखना, PWR की डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है वो, कि PWR का जो ऑब्जर्वेशन है या फिर उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो आप बताइए, वो ध्यान रखना। P का मतलब होता है प्रेशराइज्ड, W का मतलब वाटर, R का मतलब रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। ओके, अब इसमें देखिए कि इस PWR का
जो एडवांटेज है वो क्या होता है, तो इसका कार्य होता है, देखो सी ऑप्शन पढ़ो आप, इसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है। मतलब प्रेशराइज का मतलब क्या होता है कि प्रेशर करके वाटर को क्या करेगा, फीड करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब एक छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा चीज़ों को संघनित कर देना, उसको डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 197 देखिए कि विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबल इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ही रिलायबल होगा, यूजेबल होगा, अच्छा होगा, वो कौन सा होगा, तो वो होता है सी। तो सी क्या होता है, सी का मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे ज़्यादा रिलायबल पावर प्लांट है ये, ठीक है। 197 का सी, हर एक चीज़ को देखते हुए। देखो 198 इसमें देखिए कि विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर कन्वेंशनल पावर जनरेशन। आप समझ रहे हो, देखो इसमें कहा कि कन्वेंशनल पावर सोर्स के मुताबिक जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन होगी उसका डिसएडवांटेज बताना है आपको। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो कैन नॉट बी यूज द बेस्ड ऑन लोड डिमांड, मतलब कि क्या है कि उसे बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। 199 व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ए विंड पावर जनरेशन, मतलब कि जो पावर जनरेशन है वायु के द्वारा उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो भी मेजर डिसएडवांटेज। तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, देखो पवन ऊर्जा नियंत्रित व स्थिर नहीं हो सकती, यही तो है, क्योंकि क्या है वो इधर उधर को हिलती रहती है, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। 200 नंबर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन ए टिंडल पावर जनरेशन, टिंडल पावर जनरेशन में टर्बाइन का जो उद्देश्य है यूज करना वो क्या होगा, तो वो क्या कहता है, टर्बाइन क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी को कहता है काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, मतलब स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित। 171 देखो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एडवांटेज बताना है। तो एडवांटेज क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक। अब 202 नंबर पे क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि पानी से बहने वाली स्थिर ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में किस परिवर्तित किया जाता है, मतलब कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्थिर को गति में कर दे पानी को, और उसमें क्या कर सकते हम, एनर्जी उससे हम ले सके, तो वो क्या होती है, देखो पेनिस्टोक होती है से बाय क्रिएटिंग हाई हेड, पहले तो हाई हेड से क्या पानी को छोड़ते हैं पेनिस्टोक में, पेनिस्टोक के द्वारा पानी क्या होता है टरबाइन पे करता है, फिर उसके बाद क्या होता है टरबाइन घूमने लगती है, तो पेनिस्टोक मेन युक्ति है। अब 203 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन, मतलब इफेक्ट बताना है न्यूक्लियर रीजन के समय, न्यूक्लियर फिजन के समय जो रेज होती हैं रेडियो एक्टिव्स या अल्ट्रावायलेट रेज वो सब निकलती है इसमें से, तो उसका क्या है इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट होता है देखो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्रिएट्स हेल्थ हजार्ड, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो 204 में क्या है कि व्हाट हैपन्स टू द सोलर सेल, व्हाट हैपन्स टू द सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज लो, मतलब कि जब इंटेंसिटी हो जाएगी लाइट की कम हो जाए तब सोलर सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इफेक्ट आएगा, तो वो आउटपुट को कम कर देगा, क्योंकि सोलर सेल का मतलब क्या है कि एक ऐसी सेल जो सोलर से चले, जितनी ज़्यादा सोलर ऊर्जा होगी या रेज होंगी या वेव्स होंगी या फिर लाइट होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट हमें मिलेगी, तो वही चीज़ है जब रेज ये वेव्स या फिर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका मतलब आउटपुट भी कम मिलेगा। देखो 205 कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ द लाइट इंटेंसिटी हाई, तो जब लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाएगी तो उसका मतलब आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, बी आंसर। 206 कि विच इलेक्ट्रिक लाइंस कनेक्ट टू द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसका आंसर फीडर्स होता है, ठीक है, फीडर्स। 207 कि व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंसुलेशन फॉर द आई रूल्स, मतलब कि आई रूल के अनुसार जो मध्य वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन दो चालकों के बीच का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है, तो उन दोनों का प्रतिरोध क्या करते हैं, मेगा ओम से ज़्यादा रखते हैं, क्या करते हैं, मेगा ओम से ज़्यादा रखते हैं, मोर देन द मेगा ओम, 1 मेगा ओम। 208 नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द
डाइवर्सिटी फैक्टर। तो देखो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर होता है कि मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड। ठीक, ये इसका आंसर है। इसको मैं जो पावर प्लांट आपका जब चैप्टर चलेगा उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जितनी भी फैक्टर्स हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, डाइवर्सिटी फैक्टर हो गया, लोड या फिर एवरेज लोड प्लांट, सब चीज़ सब मैं उसमें बताऊंगा आपको। 208 का आंसर। अब देखो 209 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करा है कि व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडॉप्टेड फ्रॉम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। मतलब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या होगा। तो वोल्टेज अनुपात ये होता है, देखो 215 स्टैंडर्ड हो 3 फेज के लिए 240 मिलता है। ठीक है, अब देखो 210 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। OH का मतलब ओवरहेड लाइन्स। ओवरहेड लाइन में ये वाला जो इंसुलेशन है आपके सामने, ये कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये होता है देखो शेगल टाइप, क्या कहते हैं इसको, शेगल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, अब देखिए 211 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर। तो ये किस प्रकार का लाइन इंसुलेटर है। तो ये सस्पेंशन होता है, ऐसे नीचे को झुका हुआ को क्या कहते हैं, सस्पेंशन टाइप। ठीक है, सस्पेंडर टाइप इंसुलेटर होता है। अब देखो 212 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द परमिसेबल लोड फॉर लाइट सब सर्किट डोमेस्टिक वायरिंग, दैट इज आई रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि घरेलू वायरिंग में जो सब सर्किट होते हैं उनके लिए अनुमत लोड कितना होता है। मैंने आपको बताया 800, लाइट फैन सर्किट के लिए 800 होता है, और जो पावर सर्किट होता है उसके लिए 3000 होता है। कौन था, 3000 लोड होता है, 3000 वाट तक का उसे लोड डाल सकते हैं। ओके, अब देखो 213 है, ये इंसुलेटर का नाम आपको बताना है। ये पिन टाइप इंसुलेटर है या कौन सा साइकिल है, स्टे है, सस्पेंशन है या फिर हेड पिन टाइप है, सिंगल हेड पिन टाइप इंसुलेटर। तो कौन सा है, सिंगल हेड पिन टाइप। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। अब देखो 214 नंबर का क्वेश्चन, क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र की पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। तो उसका एक ही स्किन इफेक्ट होता है। क्या होता है, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो एसी होती है वो एक कंडक्टर के चारों तरफ चलती है इधर, और डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट के कारण क्या है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करते हुए जो करंट है वो फ्लो करती है। ये चीज़ ध्यान रखना। 215 में देखिए कि वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर ओवर सरफेस इन मेड बाय द ग्लेजिंग एंड बैंड द साइड से इनवार्ड्स। मतलब ये है कि जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है उसकी जो बाहर की सतह होती है उसको क्यों मोड़ा जाता है, किनारों पर और अंदर से क्या थोड़ा सा गहरा करके रखते हैं उसको झुकाकर। तो ऐसा क्यों रखते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है, देखो डी ऑप्शन आप ढंग से पढ़ो। देखो वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सर्किट वर्किट को क्लोज होने के लिए कंडक्टिव पाथ मिल जाता है। अब मैं समझाऊँ तो थोड़ा सा आप देखना, जैसे ये है, इधर यहाँ पिन इंसुलेटर है, तो यहाँ से बारिश आ रही है, यहाँ पर कंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कंडक्टर होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, कंडक्टर ऊपर से जाता है और यहाँ पर क्या कंडक्टिव पाथ हो, ऐसे समझाओ। यहाँ से क्या कर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी गिरने के बाद जब ये पानी ऐसे कंडक्टर से होता हुआ ऊपर से नीचे जाएगा, और पानी क्या करेगा, यदि यहाँ तक जा रहा है तो ये एक कंडक्टर को एक वाटर के द्वारा क्या है कंडक्टिव पाथ मिल गया। तो इस चीज़ को रोकने के लिए डिस्को को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से अंदर से कुछ इस प्रकार से बनाते हैं जिससे कि पानी क्या है ऐसे निकल जाए, और यहाँ से क्या करते हैं, अंदर से जो मेटेलिक रोड है उसको निकाला जाता है। एक तरह छतरी का काम करता है, आप समझे ना, छतरी टाइप में। 215 का डी आंसर। देखो 216, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ओवर हेड लाइन जॉइंट। ये जो जॉइंट है ओवर हेड लाइन में किस प्रकार का है, तो ये जो जॉइंट है ये है कंप्रेस, किस प्रकार, कंप्रेस जॉइंट ऑफ द ACSR कंडक्टर। 217 नंबर का क्वेश्चन कि ओवरहेड लाइनों के लिए इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर की स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रबलित रीइंफोर्स्ड किया जाता है। तो उसका कारण ये होता है इंक्रीज करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या है, ACSR के अंदर एल्यूमिनियम के चारों अंदर जो है ना, एल्यूमिनियम के जो रोड्स होती हैं उसके अंदर स्टील की रोड डाली जाती है जिससे कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ सके। 218 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ AC ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडोप्टेड। मतलब कि AC ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्यों ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, सार्वभौमिक मतलब ज़्यादातर प्रयोग में यही लाई जाती है। ऐसा क्यों कारण होता है, क्या कारण होता है इसका, क्योंकि इसके अंदर 3 फेज 3 वायर जाते हैं। ओके, अब देखो 219 के विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज फॉर टर्मिनेटिंग ऑन
कॉर्नर पोस्ट, इसका मतलब है लाइन समाप्त होने पर खंबे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ी देर पहले बताया था, एक चित्र दिखाया था साइकिल टाइप का, वो लाइन के एंड में प्रयोग करते हैं। 220 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, देखो व्हाट इज द रीजन ऑफ कीप्ड बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी थिन इन द पिन इंसुलेटर। मतलब ये है कि जो वाइंडिंग वायर है के गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण हो सकता है। इसको बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं जिससे कि गैप वगैरह ना हो, तो उसके अंदर गैप रखते हैं तो क्या होता है, स्पार्किंग हो जाती है। स्पार्किंग को कम करने के लिए करते हैं। 221 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंडक्टर यूज इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर जो होता है उनका नाम क्या होता है, उसका नाम ACSR होता है। ACSR कंडक्टर ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 222 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द कोरोजन में यूज इन इलेक्ट्रिकल पोल्स। मतलब कि विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य उसका देखो, होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन, इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज के विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड्स द ओवर, मतलब हाई टेंशन ओवरहेड लाइन। और हाई टेंशन की जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें जो लाइन इंसुलेटर है वो किस टाइप का होता है, तो वो होता है डिस्क टाइप का। ज़्यादातर क्या है, डिस्क टाइप प्रयोग करते हैं जो कि ओवरहेड लाइन में होती हैं। ठीक है, अब देखो 224 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 224 नंबर क्या है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ AC पावर ट्रांसमिशन। मतलब AC पावर ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या होता है, उसका एडवांटेज होता है, डी ऑप्शन पढ़ो आप। देखो, वोल्टेज कैन बी स्टेप अप स्टेप डाउन इजिली। ठीक है। 225, व्हाट इज़ द ACR स्टैंड फॉर। मतलब ACSR की फुल फॉर्म क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ये होता है इसका आंसर आप देखो कौन सा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये इसका आंसर है। 226 नंबर, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द क्रॉस आर्म ओवरहेड लाइन। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल्डिंग, इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए। 227 नंबर देखिए कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द ओवरहेड लाइन कंपेयर टू द अंडरग्राउंड लाइन। मतलब ये है कि ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर्स होते हैं और अंडरग्राउंड केबल जो होती है, उन दोनों में ओवरहेड लाइन का क्या एडवांटेज होता है ये बताना है आपको। तो क्या होता है, फॉल्ट ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, उसमें नहीं देख सकते हम। अब देखो 228 नंबर का क्वेश्चन कि विच सब स्टेशन द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज। मतलब ये कहना है ट्रांसमिशन लाइनों में किस स्थान पर उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के लिए वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ पर स्टेप डाउन किया जाता है। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद ही हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन सिस्टम आता है, घरों में जाती है वायर्स। ओके, 228 का डी आंसर। 229 इसमें देखिए, यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिप्स व्यवस्था का क्या होगा। तो आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो आंसर्स के इसका सी पढ़ो। देखो केवल क्षतिग्रस्त डिस्क का कार्य नहीं करेगा। मतलब जो डिस्क क्या है, क्षतिग्रस्त हो गई है, डिस्क कार्य नहीं करेगी, बाकी सब चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, 230 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाउ द स्पार्किंग ऑन द एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर बाइंडिंग जॉइंट्स कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब जोड़ों को बांधने के लिए एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टर पर स्पार्किंग को कैसे कम किया जाता है। उनके अंदर की जो क्या है, जो गैप्स हैं या फिर जो टर्न्स है, उनको क्या करें, बहुत ही क्या करें, कम कर दें। देखो, मेकिंग बाइंडिंग ट्रू वेरी थिन, बांधने के लिए बहुत ही क्या है, घुमाव को कसकर रखना चाहिए जिससे कि गैप कम हो जाए और क्या हो, और स्पार्किंग ना हो। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 231 नंबर देखिए कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, टू स्किन इफेक्ट ऑन द ओवरहेड लाइन इफ द कंडक्टर डायमीटर इज स्मॉल। इसका मतलब यह है कि डायमीटर को कम कर दिया जाए तो स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, स्किन इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। 232 इसमें देखो क्या कह रहा है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है।
तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या क्या लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाना है, ठीक है। तो लीकेज कहाँ पे, लीकेज अर्थ लीकेज, ठीक है, ELCV जिसे कहते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका प्रयोग करेंगे। 132 का सी आंसर। 133 के विच रिले होल्ड देयर कंडक्टर इस पोजिशन आफ्टर द पावर कट ऑफ। सी पावर कट ऑफ मतलब पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये लैचिंग रिले ऐसी होती है जो अपनी स्थिति को क्या संपर्क में रखती है। देखो 234 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ये किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर है। देखो इसके अंदर क्या भरी होगी, इसके अंदर एयर होगी, एयर वगैरह भरी होती है, तो इसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 135 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें कहा है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन हम उसके रेटिंग से करते हैं, KVA जिसे कहते हैं, KVA फिर MVA। तो सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा करंट उसमें उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए MVA में करते हैं, ओके। 136 नंबर का क्वेश्चन, देखो 136 में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेशन, मतलब संकेतित ओवरलोड रिले में जो पिकअप वोल्टेज है वो क्या होगी, वो पिकअप वोल्टेज होगी कि मिनिमम वोल्टेज टू बी स्टार्ट द रिले, ठीक है, जिससे कि उस रिले को चलाया जा सके, पिकअप वोल्टेज। 237 वाट, अब देखो 237 क्या करा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बुकोल्स रिले इन द पावर ट्रांसफॉर्मर, मतलब पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर बुकोल्स रिले का क्या काम होता है। तो उसका काम होता है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। 138 नंबर कि विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोवाइडेड बाय द G सीरीज MCB, मतलब कि जी सीरीज MCB तो जो MCB है G सीरीज वाली, उस पर किस प्रकार का लोड हम डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एयर कंडीशन टाइप का लोड हम डाल सकते हैं, एयर कंडीशनर। 239 देखो विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन ए बोथ AC एंड DC सप्लाई, AC DC सप्लाई पे दोनों पे काम करती है, वो कौन सी रिले होती है आपको बताना है, वो इम्पीडेंस रिले होती है, कौन सी, इम्पीडेंस रिले। 240 नंबर का क्वेश्चन कि विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, ठीक है, मतलब कि घरेलू वायरिंग सर्किट के अंदर जो सुरक्षात्मक उपकरण है के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का हम उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है, उसमें करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहते हैं MC और B, MCB। 241 नंबर देखिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रिपिंग कोयल यूज्ड इन ए सर्किट ब्रेकर। देखो सर्किट ब्रेकर के अंदर जो ट्रिपिंग कोयल है उसका क्या पर्पस होता है। देखो ट्रिपिंग कोयल का मतलब क्या आता है, वो ट्रिप करा दे रिमोट से, रिमोट ऑपरेशन से सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं, ट्रिप करा दे। 242 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिले टू द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इन ए कंट्रोल सर्किट, मतलब कि जो कंट्रोल सर्किट है, नियंत्रण सर्किट है, उसमें सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य होता है, आपको ये चीज बतानी है। तो रिले का ब्रेकिंग सर्किट के अंदर रिले का जो काम होगा, इंटरप्रेटिंग ऑफ द फॉल्ट सिचुएशन ऑफ द ऑपरेशन। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट, मतलब क्या प्रभाव होगा इफ द टेस्ट बटन मार्क X, मतलब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिखा रखी है। देखो यहाँ पर ये जो मार्क दिखा रखा है, ये इस प्रकार का, मतलब ये क्या है, ये टेस्ट रेजिस्टेंस है, और ये टेस्ट करने के लिए सर्किट को क्लोज करने के लिए बटन दिया है जिसे पुश बटन कहते हैं। सर्किट स्विच ऑफ कंप्लीटली। 244 नंबर देखिए, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप इमीडिएटली ऑन द लोड, मतलब कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होती है। सर्किट क्या है, रुक रुक कर ट्रिप होगी तो इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ द रिले ये होगी, एक्सेसिव हीट या फिर इनसफिशिएंट एयर प्रीहीट है, लो वोल्टेज टू द हाई, मतलब इनकरेक्ट क्या हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी उसकी, सेटिंग सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 145 नंबर देखिए आप क्या कहना चाह रहा है कि
कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या डिफेक्ट होगा यदि हम ऑयल हीट्स अप द एक्सेसिवली, मतलब ऑयल की जो हीट है, जो तेल की अत्यधिक गर्म हो जाए, मतलब तेल को अत्यधिक गर्म कर देते हैं, तब सर्किट ब्रेकर में क्या दोष उत्पन्न हो सकता है। तो ऑयल को गर्म करने पर क्या होगा, पुअर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब देखो 146 में क्या कह रहा है, अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाए तो क्या कारण होगा। आप समझो, देखो फेज, ये 3 फेज है 3 फेज लाइन के लिए, और यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। यदि फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाए तब क्या प्रभाव होगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो कंपोनेंट फॉल्ट हो जाएंगे, कंपोनेंट क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएंगे। इंसुलेशन फेलियर, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मानव त्रुटि हो जाएगी। फ्यूज विकसित होगा, फ्यूज फेलियर हो जाएगा। तो क्या कंपोनेंट फेल हो जाएंगे, इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है जब ग्राउंड हो जाएगा तो इसमें एक्सेसिव हीट उत्पन्न होगी। ग्राउंड होने पर क्या हो जाए, एक्सेसिव हीट उत्पन्न होगी क्योंकि करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो होने का कारण क्या है, तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, ठीक है। तो 146 का बी आंसर। आपकी इलेक्ट्रीशियन की जो श्री चलार की भारत स्किल इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का लास्ट वाला क्वेश्चन यही था। तो अब मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। क्या, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज जो है, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज की सीरीज भारत स्किल की, उसे चालू करूँगा। वो क्वेश्चन आप देखना जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन वाली सीरीज को देखना, ठीक है। वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।